दोस्तों वेलकम टू ज्योग्राफी सूत्रा एनसीईआरटी सीरीज। इसमें मैं उम्मीद करता हूं आपने प्रीवियस लेक्चर्स को देख लिया होगा और वहां पे आपने रीड आउट भी किया होगा अपने चैप्टर को, बिकॉज इसको वर्थ इट बनाने के लिए चैप्टर को पढ़ना बहुत नेसेसरी है। तो प्लीज डू दैट और अपनी वर्कशीट को पूरा करें। चलिए, अब आपने एटमॉस्फेयर को तो बहुत बार देखा होगा और एटमॉस्फेयर में आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि बहुत सारे रेनफॉल पैटर्न, क्लाउड फॉर्मेशन और ये सब होते चले जाते हैं। लेकिन क्या रेनफॉल के लिए एटमॉस्फेयर इंपॉर्टेंट होता है? इसके अलावा एटमॉस्फेयर की क्या इंपॉर्टेंस है, उसको जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। तो आज हम जानेंगे कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। सबसे पहला सवाल बेसिक, एटमॉस्फेयर होता क्या है? तो एटमॉस्फेयर इज एक्चुअली अ ब्लैंकेट ऑफ गैसेस, a layer of gases, a blanket of gases surrounding the earth is named as atmosphere. अब ये ब्लैंकेट कैसे रुका हुआ है? ये ब्लैंकेट आपका रुका हुआ है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से आपका ब्लैंकेट यहां पे रुका हुआ है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सर इस एटमॉस्फेयर के अंदर क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। तो देखिए, तीन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होते हैं जो इस एटमॉस्फेयर में नजर आते हैं। द फर्स्ट वन इज गैसेस। देखिए, बहुत सारी गैसेस एटमॉस्फेयर में नजर आती हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये गैसेस कोई परमानेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि इनिशियल एटमॉस्फेयर में वही गैसेस थी तो यहां पे भी देखने को मिलती है, लेकिन हाँ, अभी मोर और लेस ये गैसेस जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलती हैं। लेकिन इन गैसेस की दो कैटेगरी होती है, एक होती है परमानेंट, एक होती है वेरिएबल गैसेस। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, काफी वेरिएबल है, आप जितना फॉसिल फ्यूल्स बर्न करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता चला जाएगा। लेकिन कुछ गैसेस हैं जो फिक्स है, नाइट्रोजन है, आपका ऑक्सीजन है, वो ऑलमोस्ट फिक्स देखने को मिलती है। आई विल कम बैक ऑन द गैसेस अगेन। दूसरा कंपोनेंट होता है वाटर वेपर, जिसकी हम बात कर रहे थे, इससे लेक्चर हमारा शुरू हुआ था। आपको याद है मैंने बोला था कि क्या बारिश करने के लिए ही वाटर वेपर काम आते हैं या एटमॉस्फेयर काम आता है? तो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स का रोल है बारिश करना, और अगर बारिश नहीं हुई तो एटलीस्ट क्लाउड फॉर्मेशन करना। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है वाटर वेपर्स का। बट इतना लिमिटेड नहीं है, इसके अलावा और भी काम है जिसको हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर जानेंगे। अब होते हैं आपके डस्ट पार्टिकल। ये कहां से आते हैं? और डस्ट पार्टिकल तो बहुत हैवी होने चाहिए, ये नीचे क्यों नहीं आ जाते? देखिए, डस्ट पार्टिकल बहुत स्मॉल सॉइल पार्टिकल होते हैं जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर सस्पेंडेड है। व्हाई दे आर सस्पेंडेड? क्योंकि बहुत स्मॉल है तो ग्रेविटेशन एज सच इतना स्ट्रॉन्ग उनके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होता है। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर ये डस्ट पार्टिकल हैं तो सर गैसेस की एक्चुअल कॉम्पोजिशन क्या है, क्योंकि गैसेस सबसे ज्यादा वेरिएबिलिटी में है। देखिए, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर 78% जो गैसेस हैं वो नाइट्रोजन है, ऑलमोस्ट आपका 21% ऑक्सीजन है। इसके बाद नंबर आता है कार्बन डाइऑक्साइड का 0.04%, और फिर आता है अदर गैसेस का, जिसमें आपके आर्गन, हीलियम और ये सब आ जाते हैं। बहुत कम माइन्यूट अमाउंट में वो देखने को मिल जाते हैं। तो ये शॉर्ट ऑफ कॉम्पोजिशन हुई, मतलब दो मेजर गैसेस नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यही हमारे एटमॉस्फेयर की सबसे बड़ी कॉम्पोजिशन नजर आते हैं। अब एटमॉस्फेयर की जब मैं बात करता हूं तो एटमॉस्फेयर लेयर्स के अंदर डिवाइडेड है। आप सोचेंगे सर लेयर्स में डिवाइडेड है, ये कैसे हुआ? आप याद करो पहले वाला लेक्चर जहां पे मैंने अर्थ की लेयर के बारे में बताया था। वहां मैंने बोला था कि डेंसिटी डिफरेंशिएशन होता है, जिसमें हैवियर पार्टिकल हमेशा नीचे होते हैं और लाइटर पार्टिकल हमेशा ऊपर होते हैं। द सेम सिनेरियो इज हियर, कि यहाँ पे आपके जो लेयर्स डिवाइडेड हैं, इसमें हैवियर पार्टिकल नीचे हैं और लाइटर पार्टिकल आपके ऊपर की तरफ देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि हर लेयर का अपना कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। इट इज नॉट लाइक कि सर एटमॉस्फेयर में हम तो इसी के पास हैं तो यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं। पहली तो चीज आप एक सीक्वेंस समझिए, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। जो आपका ट्रोपोस्फेयर होता है, दिस इज द लेयर व्हिच इज वेरी मच क्लोज टू द अर्थ सरफेस। अब ये बहुत क्लोज है अर्थ सरफेस के, दैट्स अ गुड थिंग। बट ये बहुत क्लोज है इसलिए इसमें हैवीएस्ट गैसेस देखने को मिल जाती हैं। तो आपका जो ऑक्सीजन है, जिसको हम इनहेल एक्सेल करते हैं, वो यही देखने को मिलती है। लेकिन ऑक्सीजन के साथ साथ में हैवी होते हैं आपके मॉइस्चर, इसलिए आपको ऑल सॉर्ट ऑफ मॉइस्चर विल आल्सो बी फाउंड इन द ट्रोपोस्फेयर लेयर। तो आपका इसका मतलब ये हुआ कि सर क्लाउड फॉर्मेशन और रेनफॉल, ये सारे जो फिनोमेना हमारे एटमॉस्फेयर में होते हैं, ये तो ट्रोपोस्फेयर में ही होते होंगे। डेफिनेटली ट्रू, ये सिर्फ ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज ट्रोपोस्फेयर पे है कि आप जब हाइट पे जाते हैं तो ट्रोपोस्फेयर का टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करता है। आप हाइट पे जा रहे हैं, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, तभी तो माउंट एवरेस्ट के ऊपर हमें स्नो देखने को मिलती है। अब दूसरी लेयर आती है मेरी स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर की जो लेयर है, इसमें कंपैरेटिवली लाइटर गैसेस हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट गैस है मेरे पास स्ट्रेटोस्फेयर में, और वो है मेरी ओजोन लेयर। यू नो वेरी वेल, ओजोन लेयर इज समथिंग जो हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है। ओजोन लेयर इज समथिंग जो हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है। तो अगर ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमें बचाएगी तो व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स वी हैव?
हमारी सबसे इंपॉर्टेंट लेयर ये बन जाती है, क्योंकि स्किन कैंसर हो सकता है, समय में बहुत सारी डिजीज हो सकती हैं, तो ये इंपॉर्टेंट लेयर मेरे लिए हो जाती है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, आपने भाग मिल्खा भाग देखी होगी, जिसमें मिल्खा जी बोलते हैं कि ये एरोप्लेन बादलों से ऊपर ले आए, ये ठोकेगा। इसका मतलब ये है कि ये एरोप्लेन्स के लिए भी परफेक्ट लेयर है, क्योंकि यहाँ पे क्लाउड्स नहीं है, तो विजिबिलिटी बहुत क्लियर होती है। क्लाउड मेनली आपके ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही रह जाते हैं। नाउ इट कम्स टू दी अनदर लेयर, मीजोस्फेयर। देखिए मीजोस्फेयर वैसे तो काफी लाइट लेयर हो चुकी है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है मीजोस्फेयर में कि जो आपके मीटेरोइड्स आते हैं, उल्का पिंड आते हैं, जो सेलेस्टियल बॉडीज आती हैं, जो अर्थ की सरफेस की तरफ बढ़ रही हैं, वो यहाँ पे बहुत जबरदस्त फ्रिक्शन महसूस करती हैं। एंड बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन द इंक्रीज इन टेम्परेचर मोस्ट ऑफ देम बर्न आउट, वो बर्न आउट हो जाती हैं। अगर मीजोस्फेयर लेयर ना हो तो बहुत सारी हमारे पास मीटेरोइड अर्थ सरफेस पे पहुंचेंगे और उसकी वजह से हमें काफी बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। यू नो इट वेरी वेल। तो मीजोस्फेयर हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब आप सोच रहे होंगे सर इसके बाद तो लेयर ही क्या बची होंगी, थर्मोस्फेयर है, एक्सोस्फेयर है, ये तो हमारे काम की ही नहीं होंगी, क्योंकि इतनी ऊपर तो क्या ही काम करेंगी। नो नो नो, ऐसा नहीं है। दे आर वेरी वेरी यूजफुल फॉर अस। कैसे इंपॉर्टेंट है? थर्मोस्फेयर की जब मैं बात करता हूं तो दिस लेयर पर्टिकुलरली हैव सम सॉर्ट ऑफ आयंस प्रेजेंट इनटू इट। अब जब ये आयंस प्रेजेंट होते हैं और आयंस की जो ये लेयर होती है, ये आयंस की लेयर ही हमारे पास सैटेलाइट कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करती है। मतलब यू आर वाचिंग माय वीडियो नाउ बिकॉज ऑफ द इंटरनेट फैसिलिटी। ये जो कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो रहा है, इसमें आयनोस्फेयर का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक, दे हैव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल राइट हेयर। एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है, अगर आप पोलर एरिया में जाएंगे, जैसे कनाडा, आर्कटिक, रशिया, इन सब एरिया में जाएंगे, तो आपको एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत ही कलरफुल क्लाउड नजर आते हैं, और उनका नाम होता है अरोरा। ये अरोरा जो इवेंट है, ये हमें इसी लेयर के अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि जो आयनाइज पार्टिकल होते हैं वो आयंस के थ्रू एनर्जी एमिट करते हैं, और एनर्जी होती है कलर की फॉर्म में, तो वो हमें कलर क्लाउड्स जो हैं वो नजर आते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है टूरिज्म के लिए, काफी सारे टूरिस्ट वहां जाते हैं अरोरा को ऑब्जर्व करने के लिए। एंड फिर फाइनल लेयर आती है मेरे पास, जिसका नाम है एक्सोस्फेयर। एक्चुअली दिस लेयर इज अ ट्रांजिशन। ट्रांजिशन बिटवीन व्हाट? बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द स्पेस। स्पेस और एटमॉस्फेयर के बीच में जो ट्रांजिशन पार्ट होता है वो मेरा एटमॉस्फेयर कहलाता है। एंड अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं आपको एटमॉस्फेयर के बारे में। देखिए जो एटमॉस्फेयर की लेयर है ना, इनकी हाइट इक्वेटर पे और पोल पे वेरी करती है। कैसे करती है? इक्वेटर पे आपका जो ट्रोपोस्फेयर है, इसकी हाइट अप्रोक्सीमेटली होती है 18 किलोमीटर, और वही ट्रोपोस्फेयर की हाइट यहाँ पे होती है पोल पे सिर्फ और सिर्फ 8 किलोमीटर। आप सोचेंगे डिफरेंस क्यों? एक्चुअली ये डिफरेंस होता है क्योंकि इक्वेटर पे काफी सनलाइट आती है, सनलाइट से हीटिंग होती है, हीटिंग से ये पार्टिकल राइज करने की कोशिश करते हैं, और ये सिचुएशन हमें नजर आती है। उसके ऑपोजिट पोल पे कोई सनलाइट नहीं है, इसलिए ये राइज भी नहीं करती, और आपकी सिचुएशन बहुत नॉर्मल रहती है। इसीलिए क्योंकि ओवरऑल ट्रोपोस्फेयर हो, स्ट्रेटो हो, मीजो हो, आपके पोल पे एटमॉस्फेयर की हाइट ज्यादा नहीं होती, तो अरोरा यहाँ विजिबल है। बट दैट अरोरा इज नॉट विजिबल हेयर, क्योंकि यहाँ एटमॉस्फेयर की हाइट इतनी ज्यादा हो जाती है कि वहां से लाइट दिखना is really complicated. So this is something which is about our atmosphere। और एटमॉस्फेयर है तो हम हैं, हमें ऑक्सीजन मिलती है, ये तो एक अलग चीज है, बट इसके साथ साथ में ये अर्थ के हीट बजट को भी मेंटेन करती है। हमारा जो टेम्परेचर है एकदम से एक्सट्रीम ना हो, इसको भी मेंटेन करती है। आर यू क्यूरियस अबाउट इट कि कैसे करती है? नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ये हीट को मैनेज करती है। So thank you very much, and if you have some doubt related to it, you can contact me right here. Thanks a lot, but don't forget to read the chapter from NCERT. Do it and then go to your worksheet to complete it. Definitely it will be helpful for you. All the best.